अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क में इस वक्त आम इंतखाबात का बिगल बच चुका है। कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल में कुछ तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून, JUIF, बाप पार्टी और MKM की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ाने की इस्तदा की जा रही है। इस मुतालबे का आगाज MKM की जानिब से उस वक्त हुआ जब कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तहरीरी दरखास्त जमा कराई, जिसमें यह मुतालबा था कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है, जो बहुत कम है, इसलिए इस मुद्दत में इजाफा किया जाए। इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी JUIF ने भी इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा किया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख के अपने खदशात से आगाह किया। खत में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया। सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स तकसीम करने हैं, चुनाचे कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफी वक्त दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के वक्त को 7 दिन से कम करके 4 दिन किया जा सकता है। स्क्रूटनी का वक्त कम करने से पोलिंग 8 फरवरी को कराना मुमकिन होगा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के अंदर रद्दोबदल कर सकता है। इन दोनों जमातों के मुतालबे के बाद आज मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन कमीशन से इसी तरह का मुतालबा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग तारीख के अलावा इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त की है, जिसके लिए इसहाक डार ने बाकायदा एक मरासला इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया है। इस मरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली के बगैर इलेक्शन में तरमीम कर सकता है और कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 7 दिन मख्तस किए गए हैं। कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ दस्तावेजात भी जमा करानी होती हैं और कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों के NOCs भी मुंसलिक करना होते हैं। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार है, क्योंकि दस्तावेजात मुकम्मल ना होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। मरासले में अपील की गई है कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी करे और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की पोलिंग तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम करे। इसी तरह का मुतालबा एक चौथी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप पार्टी के सेक्रेटरी मंजूर अहमद काकड़ ने एक खत के जरिए से इलेक्शन कमीशन से किया है। इस खत में कहा गया है कि शेड्यूल में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन और जांच पड़ताल के लिए 7 दिन रखे गए हैं। उन्होंने लिखा है कि कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ दस्तावेजात मुंसलिक करना होती है, यानी लुबे लुबाब वही है जो इससे पहले की 3 जमातों की तरफ से जमा कराए गए मुतालबात के अंदर है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस पर संजीदगी से गौर कर रहा है कि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्त को बढ़ाया जाए और स्क्रूटनी के लिए जो वक्त 7 दिन का रखा गया है उसको कहीं स्क्वीज किया जा सकता है। साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक ROs और DROs को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इंतखाबात के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कह देने से ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा? उसके लिए कोई और खातिर खा प्रैक्टिकल अमली इकदाम उठाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सवाल तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी जो एलामिये हैं वो देखे। उसके बाद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया जाना कि आप नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए जो दिया गया वक्त है उसको एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, क्योंकि ये वक्त नाकाफ़ी है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इलेक्शंस में डिले चाहती हैं? सबसे पहले बात करेंगे आज जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ये दरखास्त जमा कराई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि गुज़श्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम फे और MKM की तरफ से इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए टाइम को एक्सटेंड करें। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ऐसी दरखास्त जमा करा दी है, तो क्या आप नहीं चाहते कि इलेक्शंस ऑन टाइम हो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जहां हमने ये मोहलत मांगी है, हमने वहां ये भी कहा है, ये भी स्टेट किया है कि इंतखाबात में हम डिले नहीं चाहते। ये जो नॉमिनेशन पेपर को फाइल करने का प्रोसेस है, ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। आपको मुख्तलिफ जो अदारे हैं, जिस तरह वासा, बिजली के महकमे, टेलीफोन के महकमे, वहाँ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के और दीगर फॉर्म्स चाहिए होते हैं। तो ये एक बड़ा टैक्स, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंपाइल करने के लिए 2 दिन बड़े मुख्तसर थे, तो इसलिए हमने 1 से 2 दिन की एक्सटेंशन मांगी है
कि नॉमिनेशन जो पेपर फाइलिंग है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस 2 दिन की एक्सटेंशन की वजह से कोई 2 दिन इलेक्शन भी तो मुलतवी राणा करा साहब, क्या दिया इसे जाए या एज्यूम किया जा सकता है कि यू वर नॉट रेडी फॉर इट? नहीं देखें, बिल्कुल ये जो स्केड्यूल आया ये एकदम से आया, और हमें पता था कि 8 फरवरी को इलेक्शंस अनाउंस्ड हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हतमी जो है वो स्केड्यूल जारी जब किया तो उसके अंदर जो नॉमिनेशन पेपर्स की फाइलिंग थी वो ऑल ऑफ अस, यानी कि वो एक बड़ा शॉर्ट टाइम था, तो बिल्कुल क्योंकि नहीं, ये बट ये तो डिलेड। सबको पता था कि इंतखाबात से 54 रोज पहले ही इलेक्शन शेड्यूल आना है, यानी 8 फरवरी से 54 रोज पहले आना है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यकीन दहानी कराई इलेक्शन कमीशन को कि आज बनता है ये दिन अनाउंस कर दें, उन्होंने वो जारी कर दिया। देखें, पीएमएलएन की जो वजह बनी कि उन्होंने ये जो फाइल किया, क्योंकि हमारे जो दीगर कैंडिडेट्स थे उन्होंने इलेक्शन सेल के जो हेड हैं सागदार साहब, उनको बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें कोई एक आधा दिन 2 दिन की एक्सटेंशन ले दें, तो फिर पार्टी ने फैसला किया कि इतने अगर मैस लेवल पे कैंडिडेट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें नॉमिनेशंस के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएं, तो फिर हम ये रिक्वेस्ट जो है वो जारी कर देते हैं ईसीपी को, तो ये बुनियाद बनी राणा जो साहब, है कुछ वो। पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि कुछ क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त जेर अताब है उसकी शिकायत तो ये है कि उसके लोगों को जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के लिए जा रहे होते हैं उनको नॉमिनेशन पेपर्स उनसे छीन लिए जाते हैं। तो क्या रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है? ये प्री पोल रिगिंग हो रही है? देखें, पहले तो ये जो हमने रिक्वेस्ट दी है इसका फायदा उनको भी हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और दूसरा ये जो इंसिडेंट्स आपने कोट किए कि वो मेरे ख्याल से 2 से 3 इंसिडेंट्स हैं, और तकरीबन पंजाब की अगर बात करें तो उसमें 450 सीट्स हैं नेशनल और सूबे की, तो अगर कोई लेस देन 1% प्रॉब्लम कहीं अगर आया है तो उसकी बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, लेकिन 99% तो कोई ऐसी कंप्लेंट्स कोई बट मैस सर, लेवल ये के 2 ऊपर से नहीं 3 है। इंसिडेंट्स अगर सरफेस हुए हैं तो दे आर वेरी सिंबॉलिक एंड वेरी सीरियस एट द सेम टाइम। नहीं देखें, ये मैं तो कह रहा हूं कि इसकी तहकीक होनी चाहिए ना, अगर ये वन साइडेड स्टोरी आई है तो जो ईसीपी है या जो केयर टेकर सेटअप है या जिन पे इल्जामात लगाए उनको जवाब देना आज चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया कि जी ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये एडमिनिस्ट्रेशन है ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इज इट इनफ? ये कह देना इलेक्शन कमीशन का, ये आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। नहीं देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो स्टेटमेंट दिए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को कोई सबूत के साथ एविडेंस को इकट्ठा करके कोई कंप्लेंट फाइल करेगा तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि उसके ऊपर इंक्वायरी करें। हम भी इसको कहेंगे कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अब राणा एहसान अफजल साहब, ये लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से कुछ रिजर्वेशंस दिए गए और कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ये होंगे तो इनकी मौजूदगी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि अब कुछ ऐसे कंसर्न्स आ रहे हैं और सिग्नलिंग कुछ ऐसी है, कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो क्या आप भी उनके हमनवा बनना चाहेंगे? नहीं देखें, हम तो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती थी वो एक लीगल ड्यू प्रोसेस से हुई और उसमें पीटीआई का ही रोल था, और हम एतमाद शो करते हैं इलेक्शन कमिश्नर पे भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे। ये ज़रूर है कि अगर कोई एविडेंस बेस्ड कोई कंप्लेंट फाइल करता है उस पर तहकीक होनी चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए उस तहकीक में। अब आर्मी चीफ दौरे अमेरिका पे हैं, वहाँ पर उनके दिए गए स्टेटमेंट को जो कोट किया गया, कोट एंड कोट ये कहा गया कि इलेक्शंस तो मार्च से पहले होने हैं बट लॉजिस्टिक सपोर्ट के हवाले से, मैनेजमेंट की वजह से कुछ आगे पीछे, कुछ चंद रोज़ आगे पीछे हो सकते हैं। तो यू थिंक कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है या चंद रोज़ आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी इन फरवरी बिफोर मार्च इलेक्शंस होंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो अब इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के बाद तो अभी तक तो कोई इसमें कोई कबाहत नहीं नजर आ रही। हमने भी जो एक्सटेंशन मांगी है 2 दिन की, वो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि 8 से 10 को हो जाए, अब 8 को भी हो जाए, बस ये 2 दिन 1 दिन अगर एक्सटेंशन मिलती है तो उससे ज़रा कैंडिडेट्स को टाइम मिल जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, तो बिल्कुल हम समझते हैं कि इसको डिले फर्दर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा रहे हैं राणा साहब? देखिए, मैं नेशनल असेंबली के भी नॉमिनेशन NA 104 से अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहा हूं, और उसके साथ जो उसकी 2 पीपीज हैं उनमें भी नॉमिनेशन नहीं, पेपर्स मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो गया, फैसलाबाद से मुतालिक भी फैसले हो गए होंगे, तो क्या डिसीजन आया है सर?
क्या आपकी नहीं, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको मिल रहा है टिकट, या फिर जो साबिका ऑपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब वो टिकट ले उड़े? देखिए, मैं कैंडिडेट हूं एन 104 से, इस उम्मीद पे हूं कि मुझे टिकट मिलेगा। अभी तक पार्टी ने टिकट अलॉट नहीं किए। अब ये आजकल तलाल चौधरी साहब के हलके से मुतालिक भी बहुत बहस हो रही है, और वहाँ पर भी परसेप्शन ये कि पार्लिमानी बोर्ड के अंदर जाहिर है अब कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा, अगर किसी कैंडिडेट को बिठाना है या प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे लड़ाना है तो क्या कन्वे नहीं किया गया? अब तो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की का वक्त आ गया है सर। नहीं, अभी तक कुछ कन्वे नहीं किया गया, इसलिए मैं तीनों हलकों के अंदर जो है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहा हूँ। तलाल साहब भी अपनी नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर नॉमिनेशंस पेपर फाइल कर रहे हैं, और वो उसी एक सीट पे ही नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं। वो पूरा इरादा रखते हैं इलेक्शन लड़ने का पीएमएलएन के टिकट के ऊपर। उनको नहीं क्या कहा गया कि आपको हम सेनेट से इलेक्शन लड़ा देंगे, आप यहाँ से नवाब शेर वसीर को इलेक्शन लड़ने दें? क्या ऐसी बात हुई पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के अंदर? नहीं, पार्लिमानी बोर्ड के अंदर सिर्फ जो है वो लोगों की जो है वो मौक़िफ़ सुने गए। अभी फैसले जो हैं अभी होने हैं। अच्छा, अभी अभी तो अच्छा, अगर तलाल चौधरी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाता है और आपके यहाँ से राजा रियाज को दे दिया जाता है, तो आपको लगता है ये अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, या ये मूव होनी चाहिए नून लीग की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ कि टिकट अलॉट करते हुए पार्टी एफिलिएशन, पार्टी के साथ कितनी लंबी वाबस्तगी है, पार्टी के लिए क्या एफर्ट्स किए गए, ये सारी चीज़ें काउंट होनी चाहिए हैं। बहरहाल ये फैसला जो है पार्लिमानी बोर्ड का है, और जो हमारा मौक़िफ़ था वो हमने रख दिया, जो उनका मौक़िफ़ था वो भी उन्होंने आगे रख दिया। अब फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड ने करना है। नहीं, कीपिंग इन व्यू द रिजल्ट्स ऑफ द बाई इलेक्शंस इन पंजाब पर्टिकुलरली 20 नशस्तों पे इंतखाब हुआ, वहाँ पर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह कि ये मुनहरिफीन थे, उनको टिकट दे के देखा आपने। 15 नशस्तें फिर तहरीक इंसाफ ले उड़ी थी, यानी 15 नशस्तें आपको हारना पड़ी थी। तो आपको लगता है कि इस वर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद नून लीग एक बार फिर ऐसा करेगी? देखें, उस वर्स्ट एक्सपीरियंस को तो एडमिट किया लीडरशिप ने कि जो हमने टिकट्स दिए उन लोगों को जिनकी जमात के साथ एफिलिएशन नहीं थी, उसका नुकसान उठाना पड़ा और वर्कर्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज़ तो एक फैक्ट है जो एडमिट हुआ है। हमारी सीनियर क़यादत ने इसको एडमिट किया है। तो मेरे ख्याल से इससे जो है वो लेसन सीखना चाहिए, और वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए अब की बार। अच्छा, फिर देखिए, कुछ ऐसे मतलब ऑब्वियसली ये अभी कोई रूल नहीं बना, ना ही कोई कानून हुआ कि जी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 से या 3 से आपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने हैं। मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज में से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए जा रहे हैं। शहबाज साहब के हवाले से भी, मियां नवाज शरीफ साहब, इवन बानी पीटीआई ने भी कल ये ऐलान किया कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, इस्लामाबाद से भी, फिर मियाँ वाली से भी इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमने ये देखा है कि लाहौर के अंदर कुछ ऐसे हलके हैं जहाँ से फॉर एग्जांपल कहा यह जा रहा है कि अलीम खान साहब को अयाज सादिक के इलेक्शन हलके से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। अयाज सादिक साहब रुहेल असगर के हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, रुहेल असगर खास से नाराज़ हो गए। तो ये जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है, ये खुश उसलूबी से तय कर लिया गया है, या यहाँ पर भी अभी मामला खराबी के इम्कानात हैं? देखें, अभी कोई ऐसी फाइनल डिसीजन नहीं ली गई, और डेफिनेटली जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं वो हमारी पार्टी के भी कंसर्न्स हैं, पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी कंसर्न्स हैं। अभी लाहौर के बोर्ड ने बैठना है कल और परसों, गालबन या एक आधे दिन की ब्रेक आ गई है, फिर वो अभी इस पे सिटिंग होनी है, और ये सारे कंसर्न्स वैलिड हैं कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो पंजाब में करना बड़ा मुश्किल हो रही है, और किन सीट्स पे होगी, किस लेवल और स्केल पे होगी। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है पीएमएलएन के पास कि वो गिव अवे करे। तो ये सारी चीज़ें अभी अंडर डिस्कशन है और अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। देखिए राणा साहब, अभी सब कुछ अंडर डिस्कशन है एंड थिंग्स आर येट टू बी फाइनलाइज्ड एंड यू आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो ये कब होंगे फैसले? क्या इसी मखमसे के अंदर नॉमिनेशन पेपर सारे जमा करा देंगे और फैसला नहीं हो पाएगा? देखें, 80 to 90% सीट्स के ऊपर तो ये इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं। बिल्कुल 10 से 20% सीट्स के ऊपर ऐसे इश्यूज हैं, और उनके ऊपर गालबन अगले मंडे या ट्यूसडे तक जो हैं वो कंक्लूड कर दिया जाएगा इन सारे मामलों को, और टिकट्स जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। देखिए, पंजाब से तो ऑब्वियसली बड़ा क्रूशल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कैसे सीट एडजस्टमेंट करनी है, फिर काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला है। अभी तो आपने कराची के साथ एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया था, और हमने देखा कि एक ही हल्के से शहबाज साहब भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा रहे हैं, और वहीं से जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है वो भी पेपर्स फाइल करने जा रहे हैं।
तो किस तरह से राजी करेंगे सर इन जमातों को जिनके साथ आप इत्तेहाद कर रहे हैं या मुलाकातें कर चुके हैं या कमिटमेंट्स दे चुके हैं? देखिए, गालिबन अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। ये नॉमिनेशन पेपर्स आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, स्क्रूटनी के बाद भी विड्रॉ आप कर सकते हैं, जब तक सिंबल नहीं अलॉट होते। तो अभी आप सही कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट्स में कुछ में इश्यूज आ रहे हैं और वो अभी सेटल नहीं हुए। जिस तरह आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब की और शहबाज साहब की जो सीट है उसमें तो इस तरह तो सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। तो ये चीज़ें कुछ अभी पेंडिंग हैं और इनके ऊपर अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 से 15 दिन अभी 10-12 दिन अभी बाकी हैं जब तक आप नॉमिनेशंस विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी सेटल होने को हैं और जाहिर सी बात है, म्यूचुअली अगर बेनिफिशियल हो तो तभी सीट एडजस्टमेंट होती है, अगर ना हो वन वे काम जा रहा हो तो वो फिर चीज़ें तोड़नी चढ़ेंगी। राजा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने जा रहे हैं क्योंकि नाअहली की तलवार तो अभी भी है, वो मामला भी क्लियर नहीं हुआ। ता वक्ते के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो केस है गालिबन 25 को है, उसकी समाअत नहीं हो जाती है। तो मियां साहब के हवाले से कोई क्लैरिटी है? देखें, वो नॉमिनेशन पेपर्स अपने जमा कराएंगे और अभी क्योंकि स्क्रूटनी में टाइम बाकी है तो उम्मीद है कि ये जो फैसला है ये जल्द आ जाएगा और मियां साहब का जो रास्ता है वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए क्लियर हो जाएगा। बट ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत है ना सर? डेफिनेटली। और उधर बानी पीटीआई के हवाले से क्या इतलात हैं? क्योंकि एक फ़ैसला तो पेशावर हाई कोर्ट का भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फ़ैसला सुना दिया है पर्टिकुलरली तोशा खाना केस से मुताल्लिक, और उन्होंने कल ये ऐलान किया था कि 3 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो क्या समझा जाए कि अब वो तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, ये तो टोटली ईसीपी और अदालतों का मामला है। हमारे नज़दीक तो वो हर लिहाज से नाअहल हैं, 9 मई के हवालों से भी नाअहल हैं, तोशा खाना फॉरेन फंडिंग केस के लिहाज से भी नाअहल हैं और यही वजह है या उनके ऊपर जिस संगीन नौयत के केसेस हैं, तो अगर किसी भी केस के ऊपर कोई पैरवी होती है और वो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचता है तो वो फिर सीट, अगर उस पर खान साहब अपने आप को अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हैं तो वो फिर अगर कोई फैसला आ जाए तो वो फिर पूरी एक्सरसाइज उनकी ज़ाया हो जाती है। तो यही वजूहत थी कि वो चेयरमैन नहीं बने और देखते हैं कि अभी ये उनके पेपर जो हैं वो स्क्रूटनी में एक्सेप्ट भी होते हैं या नहीं होते। चले, ये तो एक दरिया है जो नून लीग को भी अबूर करना है कि वो मैदान में होते या नहीं होते। लेकिन एक और मामला भी है, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला सुनाने जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप? पीटीआई को बल्ले का निशान होगा, मिलेगा, अलॉट होगा, या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, ये तो इस बेस के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा कि अगर जो कंप्लायंस इन्होंने ईसीपी के कानून के मुताबिक जो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने थे वो इन्होंने कराए हैं या नहीं कराए, और अगर नहीं कराए तो डेफिनेटली ये मुमकिन है कि उनसे जो है वो छीन लिया जाए। तो इसके ऊपर जी इलेक्शंस कराएं, लेकिन वो क्या उस क्वालिटी के इलेक्शन थे जो ईसीपी के और उस क्वालिटी के इलेक्शन थे जो जिस क्वालिटी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें कराती? नहीं, अगर हमने तो कंप्लायंस की है, अगर हमारी कोई इस तरह की चेकिंग हुई तो हम जवाब दें, और अगर हमने नहीं कोई कंप्लायंस की। राणा साहब, इस तरह की चेकिंग तो तभी होगी ना जब हवाओं का रुख आपकी तरफ नहीं होगा, तो फिर इस तरह की चेकिंग भी हो जाएगी। देखिए, हवाओं का रुख का फैसला तो हमने तो नहीं करना जी, और ना हमारी कोई ख्वाहिश है कि हवाओं का रुख हमारी तरफ हो या कहीं और हो। हम तो तैयार हैं चेकिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के साथ ही सियासी माहौल में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कागजात नामजदगी पर उठने वाले एतराज़ात को सुनने के लिए 2 रुकनी एपलेट पैनल तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर और तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ये बेंच एतराज़ात पर समाअत करेगा। कौन कहां से इलेक्शन लड़ रहा है, जरा इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून में कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा। तो मियां नवाज शरीफ के लिए NA 15 मानसेरा के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। लाहौर से NA 130 से भी इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए गए, जबकि शहबाज शरीफ के लिए कराची के हल्का NA 242, लाहौर के NA 123 और सूबाई असम्बली की नशस्त के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। मरियम नवाज NA 119 और इसी हल्के से सूबाई असम्बली की सीट के लिए भी इंतखाबात लड़ने जा रही हैं। मरियम नवाज 2 सूबाई हल्कों से इलेक्शंस में हिस्सा लेंगी, जबकि हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। नारोवाल में NA 75 शकरगढ़ से
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज और NA-76 नारोवाल से एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं और नून लीग के रहनुमा राना मुबशर इकबाल NA-134 से कागजात जमा करवा चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, यानी पीपल्स पार्टी में कौन सा प्रोमिनेंट लीडर कहाँ से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखता है। तो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए NA-207 नवाब शाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA-194 लाड़काना के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए। पीपल्स पार्टी से ही साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने NA-148 मुल्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने NA-44 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। इसी तरह से बानी PTI, अगर PTI की बात की जाए तो तोशाखाना केस में नाअहली के फैसले और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद उनके इलेक्शंस लड़ने के लिए जो उनकी अहली है, अब तो वो नाअहल हो गए हैं, यानी अहल नहीं रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद। लेकिन फिर भी जो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान है, उनके मुताबिक जो बानी PTI है वो 3 हलकों से, एक इस्लामाबाद से, एक लाहौर से और एक मियांवाली से इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिशमंद है। इसी तरह से बैरिस्टर गौहर खान का साबिक NA, क्योंकि वो यहाँ से लड़ते रहे इलेक्शन बोनीर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2008 में, लेकिन वो हार गए थे। अब उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से अडयाला जेल से वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई समेत कुल 6 हलकों से इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तिलकगंज से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। वो NA-59, 64 और 69 से और PP 23, 32 और 34 से इलेक्शंस में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। शफकत महमूद ने NA-128 से, यास्मीन राशिद ने PP 174 और मियाँ असलम इकबाल PP 171 से। अब मियाँ असलम इकबाल के हवाले से खबर आई थी कि इनके जो ID कार्ड्स हैं वो ब्लॉक किए गए हैं, ताहम पुलिस की तरफ से ये मामला था, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई। तो इन्होंने 171 से PP 171 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने NA-112 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए और NA-128 से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने NA-155, PP 227 और PP 228 से कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। जहांगीर तरीन की साहबजादी मेहर खान तरीन ने भी कौमी सियासत में कदम रख लिया और मेहर खान तरीन की जानिब से NA-155 के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। मेहर खान तरीन की जानिब से PP 227 से भी कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने NA-119 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और वो लाहौर ही से पंजाब असम्बली की नशस्त PP 149 से भी उम्मीदवार होंगे। साबिक वजीर फयाजुल हसन चौहान ने पंजाब असम्बली की नशस्त PP 17 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने कौमी असम्बली के हल्का NA-70 यानी सियालकोट से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। और अगर MQM की बात की जाए तो कराची के ज़िला कीमाड़ी के हल्का NA-242 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल और हल्का NA-243 से हुमायूं उस्मान ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं। JUIFA से मौलाना फजलुर रहमान ज़िला पशीन NA-265 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपने आबाई हल्का NA-44 DI खान से भी कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने टांक से कागजात नामजदगी जमा करा दिए और मौलाना असद महमूद ने टांक NA-43 से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए। आज़ाद और छोटी जमातों में अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक ने NA-56 और 57 से नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए। NA-56 में राशिद हफीज़, NA-53 से चौधरी निसार अली खान, इंजीनियर कमरुल इस्लाम, चौधरी नईम एजाज, अजमल साबिर ने कागजात नामजदगी हासिल किए। सायरा बानो NA-270 पर, टंडो आदम पर GDA की उम्मीदवार होंगी। सादिक संजरानी कौमी असम्बली के हल्का 260 और सूबाई असम्बली के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो भी इंतखाबी मैदान के अंदर कूद पड़े हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने NA-47 और NA-48 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ये मुख्तलिफ जमातों के मारूफ रहनुमाओं की तफसीलात हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात से कागजात हासिल किए, ये जमा करा दिए। इस सारे मरहले की ख़ास बात यह है कि तमाम सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं ने एक हल्के से इलेक्शन लड़ने को तरजीह देने की बजाय 4-4 हल्कों या इससे भी ज़्यादा हल्कों से नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए हैं। और इन रहनुमाओं में वो रहनुमा भी शामिल हैं
जो माजी में इस तरह की मिसालों से इख्तलाफ करते थे और मुतालबा करते थे कि एक वक्त में एक रहनुमा को एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। जमात इस्लामी तो बाकायदा मुतालबा करती रही कि किसी भी सियासी रहनुमा को 2 से ज़ायद हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईनी तौर पर बाद में वही उम्मीदवार जिसने 1 से ज़ायद हल्कों से इलेक्शन लड़ा होता है उसे एक ही सीट रखना होती है और बाकी तमाम नशस्तों पर दोबारा इलेक्शन कराने से कसीर सरमाया खर्च होता है, जिससे मुल्क और कौम का नुकसान होता है। लेकिन आम इंतखाबात में एक बार फिर वही रवश इख्तियार की जा रही है। दूसरी आम बात यह है कि मुस्लिम लीग इस वक्त तमाम सियासी जमातों की मरकज़ निगाह है। मुख्तलिफ जमातों के साथ इसकी सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद की बातगश थी, लेकिन अब कागजात नामजदगी हासिल करने से लगता है कि जैसे दाल में कुछ काला है। मिसाल के तौर पर MK और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद तो हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ भी कराची के उसी हल्के से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं जहाँ से मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान और नून लीग में भी सीट एडजस्टमेंट की बातचीत जारी थी, लेकिन अलीम खान ने जिस हल्के से नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए उसी हल्के से मरियम नवाज भी उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रही हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग के अंदर भी टिकटों के लिए कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे रहनुमा जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, लेकिन अब उन्हें टिकटों की तकसीम के वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनमें तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ जैसे आम रहनुमा भी शामिल हैं। दूसरी जानब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी हरीफ समझे जाने वाली जमात तहरीक इंसाफ काफ़ी वक्त से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रही है, लेकिन कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने के मरहले पर उनके संजीदा इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। उनके बहुत से रहनुमा इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके तजवीज़ और तायद कुरिंदगान को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन्हीं बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र आज तहरीक इंसाफ ने एक नया लाहेमल अपनाया है। लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी और दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीकैन को हिदायत जारी करे, हमारे कारकुनान और रहनुमाओं को हिरासा करने से भी रोका जाए। दरखास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, हमारी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक दिया जाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त जमा कराई गई। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ROs और DROs को यानी इंतखाब को हिदायत जारी की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को हर तरीके से मुमकिन बनाया जा सके कि लेवल प्लेइंग फील्ड या मसावी मैदान हर जमात को इलेक्शंस के अंदर मिल सके। लेकिन इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि कल ही के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है, उस पर महफूज करदा फैसला सुनाने जा रहा है। देखना यह भी होगा कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकेगा या फिर यह बल्ले का निशान PTI रिटेन नहीं कर पाएगी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुतालिक बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल दौरा था और इसमें किन अहदाफ को हासिल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान जहां वो अहम अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं, वहीं वो अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से भी मेल मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर कायम रहते हैं और अगर कहीं पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत और अमरीका के माबैन कोई मसला भी है तो भी GHQ और पेंटागन अपने रवाबित पर इसका असर नहीं पड़ने देते। इसलिए इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ की मुख्तलिफ अमरीकी उहदेदारों से मुलाकातों में न सिर्फ अमरीका में पाकिस्तान की अहमियत को उजागर कर रहे हैं बल्कि माशी और सियासी लिहाज से भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी मुलाकातों से अंदाज़ा होता है कि वो अमरीका से मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर का मामला हो यानी अफ़गानिस्तान का मामला हो, मसला कश्मीर हो, मसला फ़लस्तीन हो, तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करें और अमरीकी हुक्काम को ये बावर भी करा रहे हैं कि इन तमाम तर मसाइल का हल जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके अंदर ही मुज़मिर है और उनके मुताबिक इसका हल निकलना चाहिए। इस हवाले से जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन से मुताल्लिक भी कुछ बात हुई है और आज आर्मी चीफ़ ने इस पर लबकुशाई की और इलेक्शंस के दौरान किसी भी किस्म की लंबी ताख़ीर के खदशात को भी दफन किया है। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत की, जहाँ उन्होंने आम इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए कहा कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इलेक्शंस रुकेंगे नहीं और हर सूरत मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले ये इलेक्शन। ये मुलाकात में मौजूद पाकिस्तानी नयाद अमरीकी जो है वो तनवीर अहमद साहब मौजूद थे और उनका ये मौक़िफ़ आपके सामने है कि बिज़नेस कम्युनिटी से जो मुलाकात हुई उसमें इंतखाबात से मुताल्लिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा। चीफ ने अहम अमरीकी हुकूमती उहदेदारों और फ़ौजी हुक्काम से भी मुलाकातें की हैं, जिनमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा लॉयड जी ऑस्टिन, नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब मुशीर कौमी सलामती जोनाथन फाइटर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्योब्राइन भी शामिल हैं। इसके अलावा
पीर को उन्होंने फ्लोरिडा में सेंटकॉम मरकजी कमान के दफ्तर के दौरे के मौके पर कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात की और अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया अरकान के साथ खुसूसी मुलाकात में आर्मी चीफ ने खासतौर पर ये जो थिंक टैंक के साथ मुलाकात हुई और लेजिस्लेटर्स के साथ मुलाकात हुई है, इसमें पाकिस्तानी सफारत खाने ने कोशिश की कि जिस वक्त वो फ्लोरिडा में मौजूद थे तो इसी दौरान ये मुलाकात भी तय पा गई और उसके बाद थिंक टैंक के साथ मुलाकात हुई, लेजिस्लेटर्स से हुई, जिसपे आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया और आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी एकतरफ़ा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। अब आर्मी चीफ का ये दौरा 19 दिसंबर को कंक्लूड होना था, लेकिन इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगाइए कि 19 दिसंबर को ये कंक्लूड नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ भी उनकी चंद अहम मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें यकीनन पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात अगर वहाँ पर कहीं रप्चर्ड हैं या कोई क्रैक्स हैं तो उसको हील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात के दरमियान नई राहें भी उस्तवार करते और मुतय्यन करते हुए मालूम होता है। मुल्क में इस वक्त इलेक्शंस की गहमा गहमी है, लेकिन आम आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा। आवाम को फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन उन्हें 2 वक्त की रोटी सस्ते दामों फराम कर सकता है, कौन सी हुकूमत उनके और उनके बच्चों को आला तबी और तालीमी सहूलियात मुहैया कर सकती है और आवाम को इससे फ़र्क पड़ता है कि कौन सी हुकूमत तारीख़ कायम करती महंगाई को कम कर सकती है। उनकी नज़र में वही हुकूमत और जमात बेहतरीन ठहरेगी जो बिजली, गैस और दीगर यूटिलिटी बिल्स उनको कम करेगी, उस पर कमी लेके आएगी और आवाम की इन मासूमाना ख्वाहिशात को पूरा करना लगता है कि इंतहाई मुश्किल है, जुए शीर लाने की मुतरादिफ है, क्योंकि अभी से ही गैस और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। गैस की कीमतों पर अभी शहरी दिल थाम कर बैठे थे कि बिजली की कीमतों में फी यूनिट में कोई 1 रुपये 15 पैसे इजाफा कर दिया गया है और गुमान गालिब है कि इससे जो सारिफीन हैं उनके ऊपर उनकी जेबों से अरबों रुपए बटोर लिए जाएंगे। यानी बिजली की कीमत में इजाफे से डिस्कोस के सारिफीन पर 22 अरब 29 करोड़ और 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इलेक्शन सर पर है और आवाम पर बोझ लादा जा रहा है। अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यकीनन इस गम व गुस्से का इजहार आवाम बैलेट के दौरान ही कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।